अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ख़ास शख्सियत से रूबरू होने के लिए, उनका इंटरव्यू करने के लिए, जो कि खासा फेमस हैं, जो कि बिहार से चलकर एमयू में आए और एमयू में जिस तरह से एमयू ने एक पर्सनालिटी डेवलपिंग का जो कि एक क्षमता दिया, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीत के आए। और आइए इनसे बात करने की कोशिश करता हूं मैं। मशकूर अहमद उस्मानी साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी जो कि 10th तक के एजुकेशन बिहार से हुआ, उसके बाद एमयू में आना हुआ, क्या इस सफ़र को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 10th क्लास तक तो मैं बिहार में रहा और उसके बाद मेरा सफ़र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हुआ। मैंने एमयू का एंट्रेंस दिया, 11th एंट्रेंस, और जामिया का भी एंट्रेंस दिया। दोनों जगह का एंट्रेंस मैंने क्वालिफाई किया। फिर फाइनली मैंने एमयू में एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने जो है पीसीबी की पढ़ाई पढ़ी, 11वीं और 12वीं की। और उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम जो होता है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें मैं अपेयर करते हैं मेडिसिन के लिए, मैंने उस एंट्रेंस को क्वालिफाई किया और उसके बाद मैंने वहाँ एडमिशन लिया। और आज से नहीं, स्कूलिंग के वक्त से ही मुझे हमेशा जो है अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलता रहा। आपको जैसे कि क्या आपका एक ख्वाब था कि हमको डॉक्टरी बनना है, नीट से थ्रू एमयू में एडमिशन लेना है, इस पर क्या? नहीं, देखिए, मतलब मेरा पैशन नहीं था डॉक्टर बनना। ये मैं, आप बहुत अजीब बात लगेगी आपको, मतलब डॉक्टर राइट नाउ, ठीक है, मतलब ऐसा कभी मैंने ड्रीम नहीं किया था बचपन में कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मेरा ये ड्रीम था कि शायद मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन चूंकि घर में सब लोग इंजीनियर थे तो घर वालों ने ये कहा कि आप मेडिसिन परसू कीजिए, और घर वालों की बात को हमने माना और हमने मेडिकल का एंट्रेंस दिया, उसको क्वालिफाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंप्लीट भी किया है। लेकिन ये मेरा कभी बिहार से एमयू में आना कैसे हुआ? बताया ना, 11th एंट्रेंस हमने दिया, उसके बाद जो है वहाँ से 11th 12th किया और फिर जो है नीट का एंट्रेंस दिया, उसको क्वालिफाई किया। अलीगढ़ से मैंने फिर वहाँ से क्या नाम है मेडिसिन परसू किया। और इसी दौरान जो है अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ में जो मैं इन्वॉल्व रहा, चाहे वो नजीब का आंदोलन हो, चाहे वो कैंपस के अंदर अलग अलग जो मुद्दे होते हैं। बात पर, लेकिन आप बताइए कि एमयू में कौन सा कोर्स कर रहे हैं, मेडिसिन में, स्पेशली डॉक्टरी में? जी, मैं बीडीएस अभी मैंने फाइनल किया, मेरी इंटर्नशिप चल रही है। आगे क्या आप और पढ़ाई करेंगे इसमें, डॉक्टरी में? देखिए, पढ़ाई की तो कभी इम्तिहान नहीं है और पढ़ाई हमेशा जारी रहेगी। लेकिन जैसा आजकल देखा जा रहा है कि आपकी पढ़ाई कुछ और ही पढ़ाई हो रही है, स्पेशली आप इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति को पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप एमयू में आए और एमयू में आकर अपने आप को जिस तरह से पर्सनालिटी के तौर पर बदले, और आपको क्यों, कब ऐसा लगा कि एमयू की प्रेसिडेंट, एमयू का इलेक्शन लड़ना चाहिए? उस दौरान किस तरह की चीज़ें हुआ, मैं इस पर थोड़ा आपसे। देखिए, जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो कई सालों से इलेक्शन नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था कैंपस के अंदर के इलेक्शन को कराया जाए, स्टूडेंट यूनियन को रिस्टोर किया जाए। तो मेरा तो पहला साल था यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ ही महीने हुए थे, मैं धीरे धीरे उस आंदोलन से जुड़ता गया कि आखिर क्या वजह है जो तमाम छात्र जो है छात्र संघ की डिमांड कर रहे हैं। फिर मैंने चीज़ों को समझा और वहाँ से चीज़ों को समझने का मौका मिला, हमारे सीनियर्स ने फिर चीज़ों को बताया और उसके बाद जो है इन चीज़ों में जो है रुचि बढ़ने लगी कि नहीं, हमें अगर अपने हक को पाना है और स्टूडेंट्स को वाकई उसकी जायज़ डिमांड को पूरी करानी है तो छात्र संघ का होना जो है कैंपस में ज़रूरी है। ये बताइए, जैसे कि एमयू में इससे पहले कितने सालों तक के मतलब छात्र संघ का चुनाव नहीं होता था? देखिए, जब मैं आया था उससे 3-4 साल से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था। और जिस साल मैंने एडमिशन लिया उस साल पहली बार 4 साल के गैप के बाद जो है छात्र संघ का चुनाव हुआ। और फिर मैंने उस चुनाव को देखा, उस आंदोलन को देखा, उस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला। और उस चुनाव को जो देखा, पहली बार देखा छात्र संघ का चुनाव, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं जैसे बात करना चाहूँगा कि आप किस तरह से देखते हैं कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ है और उसका चुनाव नहीं हो रहा है, ख़ासतौर पर भी जामिया में भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक्स एमयू के स्टूडेंट यूनियन के देखिए, किसी भी कैंपस के अंदर जो है छात्र संघ का होना जो है वो ज़रूरी है। देखिए, अगर चेक एंड बैलेंस एक सिस्टम है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम अगर नहीं रहेगा ना तो चीज़ें फिर गड़बड़ होने लगती है। हर जगह जो है एक वॉल्व लगाया जाता है कि अगर प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मालूम चलना चाहिए। तो छात्र संघ इसी तरह से काम करता है, चेक एंड बैलेंस का काम करता है। अगर कहीं पर जो यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है, इंतज़ामिया जो, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उस पर जो है उससे बातचीत करने के लिए, उनको सही रखने के लिए जो है छात्र संघ का होना जरूरी है। क्योंकि छात्र के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो इंडिविजुअल छात्र जो है, इंडिविजुअल स्टूडेंट
स्टूडेंट जो है वो बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं रख सकता है, तो उसके लिए उसको जो है स्टूडेंट यूनियन एक आवाज़ की ज़रूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आप तो ख़ासतौर पर बिहार से हैं और दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर एमयू है, कि इस बीच जिस तरह से आप बिहार से आए एमयू में, किस तरह से अपने आप को बदलें और क्या साइड इफेक्ट भी हुआ कि बिहारी होने के नाते, और ये कितना बाइस फ़ख्र है कि आप एक इंडियन भी हैं, बिहारी भी हैं, और जिस तरह से आप बहुत लोगों को हरा कर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते एमयू का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किस सूबे से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और कभी किसी ने इस तरह की टिप्पणी भी नहीं की मेरे ऊपर कि जैसे मैं सुनता हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि अरे बिहारी कैसे जीत गया, ऐसे लोग बाद में लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऐसा कहा गया आपको, तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी तरह की इस तरह की अभद्र भाषा का किसी ने प्रयोग नहीं किया, और सब लोग अच्छे से मिले, और कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी एक प्रांत से, एक सूबे से बिलोंग करता हूँ। हमेशा जो है, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज़ है कि हम लोग कहीं भी जो है इस तरह की बात नहीं होती कि कौन कहाँ का है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बात होती है कि हम सब अलीग हैं, ठीक है, हम इस देश के वासी हैं, और इस देश के नेशन बिल्डिंग में जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का योगदान रहा है, उसी योगदान को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। और छात्रों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स ने जिस तरह सपोर्ट किया इलेक्शन में, वो उसके लिए जो है मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और मैंने अपने पूरे टेन्योर में स्टूडेंट के लिए काम किया है, और जहां तक मुझसे हो सका मैक्सिमम जो है मैंने उनको सर्व करने की कोशिश की। अच्छा, अब ठीक है, ये तो सॉफ्ट वाली वो बात तो हो ही गया, और जिस तरह से अलीगढ़ ने आपको एक अजीब शख्सियत बना रहा है और आप उस पर चल ही रहे हैं बनने के लिए, अब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहीं ना कहीं जो आप साथ पॉजिटिव चीज़ें तो हुई ही हैं, और सबसे बड़ा विवाद आपके साथ ये कहीं ना कहीं मीडिया का गलत प्रोपेगेंडा हो, अभी जो हुआ अभी लास्ट जो वीक में जो एमयू के साथ, और इससे पहले भी, क्या जिस तरह से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहीं ना कहीं जो कि एमयूएसयू के बिल्डिंग में जो जिन्ना का जो पिक्स है, क्या वजह था कि आप उसमें रखे हैं और हटा नहीं पा रहे हैं? क्या आपके, जैसे मैंने सुना कि आपकी है सफाई की, आप वो पूरा इतिहास है हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, देखिए क्या कहेंगे? देखिए, जिन्ना की तस्वीर मैंने नहीं लगाई, पहली चीज़ तो ये, मीडिया ने ये पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया कि मशकूर उस्मानी ने जिन्ना की तस्वीर यूनियन हॉल के अंदर लगा दी, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। जिन्ना की तस्वीर वहाँ पे 1938 से लगी हुई है, चूँकि वो छात्र संघ के मानक सदस्य है, स्टूडेंट यूनियन के लाइफ मेंबर हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी स्टूडेंट यूनियन के लाइफ मेंबर, वो पहले लाइफ मेंबर हैं, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू हैं, जिस तरह से जो है आपको जाकिर हुसैन है, जिस तरह से आपको सीवी रमन है, मदर टेरेसा है, ये तमाम लोग जो है स्टूडेंट यूनियन के लाइफ मेंबर हैं। उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो स्टूडेंट यूनियन के लाइफ मेंबर है। जो भी लाइफ मेंबर हैं उनकी तस्वीर वहाँ पे छात्र संघ के सेंट्रल हॉल के अंदर वो लगी हुई है, वो तस्वीर मैंने नहीं लगाई है। अब देखिए, देश का बंटवारा हुआ, और आप देखिए कि देश का बंटवारा जब हुआ उससे ये पहले उनको मानक सदस्य बनाया गया, तो ये उससे पहले की बात है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये इसको पोलराइज करने के लिए बिल्कुल पिछले 80 साल से इस तस्वीर का कोई जिक्र नहीं है। कई सारे लोग जो छात्र संघ में रहे उनको ये तक नहीं मालूम कि ये तस्वीर यहाँ लटकी हुई है। अब आप ये सोच लीजिए, उस तस्वीर के ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कहीं समझ में नहीं आता। और कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ भवन कोई एक अकेली जगह नहीं है जहाँ जिन्ना की तस्वीर है। आप बॉम्बे हाईकोर्ट में जाइए, वहां पे गांधी जी के साथ लगी हुई है, आप पार्लियामेंट में जाइए वहां लगी हुई है, नेहरू म्यूजियम के अंदर लगी हुई है, बॉम्बे हाउस है मुंबई में, ये जिन्ना हाउस है बॉम्बे में, आप वहां देखिए। तो एक दो जगह नहीं है, इतनी जगह लगी हुई है। आपको अगर कोई चीजें अगर हटानी है आप हटाइए, बिल्कुल सरकार जो चाहे वो करे, एक ऑर्डिनेंस ले आइए, आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले आइए, पूरे हिंदुस्तान से जहां भी तस्वीर लगी उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। हम तो कह रहे हैं, लेकिन डोंट मेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एन एक्सेप्शन। यस, दैट्स इट। सो मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अभी आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, खासतौर पर हो जेएनयू हो, एमयू हो, जामिया हो, इस तरह से जो मोदी हुकूमत है मौजूदा, जिस तरह से स्टूडेंटों के स्कॉलरशिप को कट कर रही है, बोलने की आज़ादी पर ख़त्म कर रही है, लेकिन इसी बीच एक मोदी गवर्नमेंट के आने की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। वो हुआ है कि ये छात्र लीडर्स पैदा हुए, ख़ासतौर पर जो कन्हैया हो, सैला रशीद हो, उमर खालिद हो, और आप मशकूर अहमद उस्मानी हो, ऐसे भी जामिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट जो इमरान हैदर हों। जिस तरह से आप क्या देखते हैं कि इनकी आवाज़ कहीं ना कहीं इस समाज में लोग सुनना शुरू कर दिए? देखिए, आपने एक बात बहुत मज़ेदार कही कि मोदी हुकूमत, क्या पहले आपने सुना है मनमोहन हुकूमत? नहीं। क्या आपने सुना है नरसिम्हा राव हुकूमत? कभी सुना है आपने वाजपेयी हुकूमत? नहीं सुना है ना।
लेकिन ये मोदी सरकार का जो लफ्ज आया वो क्यों आया? ये सिर्फ और सिर्फ 2014 में एक चीज स्थापित करने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान के अंदर जो है अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बचेगा। जिस तरह से यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसी तरह से जो क्या नाम है ये अब चुनाव होगा। जिस तरह से हिलरी वर्सेस ट्रम्प वहां चला, ठीक है, और जिस तरह से वहां का चुनाव है, वहां का संविधान ही यही है, उसी तरह से हिंदुस्तान को जो है बदलने की कोशिश की गई। तभी आज हम भारत सरकार की जगह मोदी सरकार कहते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बात है। जब इंडिविजुअल आएगा सरकार की जगह पर तो उसकी पॉलिसी जो होगी, उसकी पॉलिसी में पैरालिसिस होगा। जब उसकी पॉलिसी में पैरालिसिस होगा तो उस पैरालिसिस को कैंपसेस के अंदर बैठे हुए लोग पढ़ेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बच्चा उस पैरालाइज्ड पॉलिसी को पढ़ रहा है, वो उस बात को समझ रहा है कि यहाँ पैरालिसिस है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। सरकार, देखिए, अगर सरकार होती, भारत सरकार होती, तब तो वो बात सुनती, लेकिन ये चूंकि मोदी सरकार है तो वो बात नहीं सुनेगी। वो बात सुनने के बजाय अगर आप उनसे सवाल कीजिएगा तो आप पे डंडे बरसाएगी। ठीक है, डंडे बरसाएगी तो जनता को भी ये मालूम है कि ये सवाल जो किया जा रहा है वो जायज है, तो इसीलिए जनता हमारी बात को सुनती है और छात्र नेताओं की बात को सुनती है। ऐसा एक माहौल बन रहा है देश में कि विपक्ष का कहीं ना कहीं, जो कि विपक्ष का रोल बहुत ही महदूद सा हो गया, छोटा सा। देखिए, स्टूडेंट एक विपक्ष का रोल निभा रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। विपक्ष का रोल कम हो गया ये मत कहिए, विपक्ष कम ही है। ये देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर आप देखिएगा तो पूरा जो है ये भरे हुए हैं, ये क्या नाम है, बीजेपी के लोग, ठीक है, या इसको आप एनडीए कहिए, उनका घटक दल। विपक्ष कमजोर है पार्लियामेंट के अंदर, इस बात को समझिए, बहुत बहुत कमजोर है। लेकिन जो सरकार के फैसले होते हैं वो इस बात पे भी होते हैं कि सड़कों पे किस चीज की चर्चा हो रही है। तो हमने पिछले 5 साल के अंदर सड़कों को वीरान नहीं होने दिया। हमने विपक्ष सड़कों से चलाया। तमाम इस देश के छात्रों ने सड़कों पे जो है आके विपक्ष का काम किया है, और जो कम लोग, जो विपक्ष के लोग जो संसद के अंदर बैठे हुए, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनको मजबूती देने का काम किया है कि हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आप उठाइए। और कहते हैं कि जब तक सड़कें वीरान नहीं होती हैं तब तक संसद आवारा नहीं होता है। तो हमने सड़कों को वीरान नहीं होने दिया, इसीलिए आज तक संसद आवारा नहीं हुई है। जबकि इस बात की कोशिश ये गोदी मीडिया लगातार करती रही कि भारत सरकार को मोदी सरकार बना दिया जाए, उसके बावजूद भी चूंकि सड़कें वीरान नहीं हुई हैं, इसीलिए अभी तक संसद आवारा नहीं हुई। अच्छा, एक और, जिस तरह के मैंने मौजूदा वक्त में जो कि 2014 से जो कि राजनीति जो हो रहा है, खासतौर पर जो देश में हुआ, मेन स्ट्रीम का राजनीति हुआ, और उस तरह उसके बाद कैंपसेस में जो राजनीति हुआ, और एक ओपोजिशन के तौर पर छात्र आए हैं, क्या देखते हैं कि 1974 यानी 75 के दौरान तो जो कि संपूर्ण क्रांति हो रहा था, छात्र आंदोलन उस वक्त हो रहा है, उसी का एक टर्म इस वक्त भी देखा जा रहा है। और जिस तरह से उस वक्त बहुत सारे लीडर, छात्र लीडर पैदा हुए हैं, इस वक्त भी 2014 के बाद से, जैसे कि कन्हैया हो, सैला राशिद हो, मुश्किल उस्मानी हो, जामिया से इमरान हैदर हो, क्या इनकी कैरियर को क्या आप देखते हैं कि ऐसा इनका भी कुछ कैरियर हो सकता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स कोई कैरियर नहीं है, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। राजनीति करियर नहीं है, ये डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर कोई शख्स ये कहता है, कोई भी व्यक्ति इस बात को कहता है कि अरे हम तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे बड़ा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं मैं मानता हूँ, सही, ठीक है। चूंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि आपको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, ये इस बात को प्रूव करता है कि आपको राजनीति में इंटरेस्ट है। और कि वो लोकतंत्र में इंटरेस्ट, एक सेकंड, एक चीज और है इसमें कि राजनीति में आप इंटरेस्ट लें न लें, राजनीति को आप में इंटरेस्ट है, ये बात सबसे अहम है। तो मैं ये मानता हूं कि मेरा करियर तो एज ए डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन चूंकि मुझे मेरे स्कूल ने, मेरे इंस्टीट्यूशन ने, मेरे यूनिवर्सिटी ने ये सिखाया कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी है। अगर कहीं भी सरकार की जो पॉलिसीज हैं अगर वो सही नहीं है, उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। ये मुझे मेरे इंस्टीट्यूशन ने तैयार करके दिया है। तो मैं आज भी सवाल उठा रहा हूं, कल को सरकार बदल जाती है, उससे भी यही सवाल करेंगे। जहां तक बात इमरजेंसी के दौर की रही है, देखिए 2014 से पहले हम देश के अंदर बुरा दौर आता था तो उसको कंपेयर करते थे कि इमरजेंसी का दौर जो है इससे बुरा था। लेकिन अब 2019 के बाद जब जो जिक्र होगा वो ये समझ लीजिए कि इस बात का जिक्र होगा कि 2014 का जो दौर था, जिसमें मोदी सरकार का जो दौर था, इससे बुरा दौर इस देश ने कभी नहीं देखा।
उस वक्त जिस वक्त इमरजेंसी था, जो इस देश के अंदर आंदोलन चले, वहां से भी लोग निकल के आए, अलग अलग नेता निकल के आए, जो आज आप देख रहे हैं संसद के अंदर बैठे हैं या अपने अपने राज्य में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि कभी भी अगर छात्रों को अगर बर्बरता के साथ उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उनकी बात को नहीं रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक जो आवाज़ जो विरोध की निकलती है वो दूर तक पहुंचती है, और ये मानता हूँ ये आवाज़ दूर तक जाएगी। बात जो अब हो रहा था, मतलब 2 क्वेश्चन और आपसे, छात्रों की बात जो हो रहा था, खासतौर पर जिस तरह से नजीब को गायब किया गया, उस पर अभी तक CBI तक यहाँ तक फेल होगी उसे ढूंढने में। क्या अगर मौजूदा सरकार जो है अगर निज़ाम बदलती है तो स्टूडेंट्स फिर से कोशिश मांग करेंगे, डिमांड करेंगे नजीब को ढूंढ के लाया जाए, नजीब के केस को सिर्फ? देखिए, आपने कहा कि CBI फेल हो गई, ठीक है, नजीब के केस में नहीं। मैं आपको करेक्ट करूंगा, CBI जो है नजीब के केस में फेल नहीं हुई है, CBI हर केस में फेल हो चुकी है। सही ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 के झगड़े में CBI पिछले 1.5 सालों से लगी रही, और हद तो ये हो गई कि एक CBI का ऑफिसर दूसरे पहले नंबर का ऑफिसर दूसरे पे FIR कर रहा है, दूसरे का पहले पे FIR कर रहा है। संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। जिन लोगों को मोदी जी ने अपॉइंट किया, उन्हीं लोगों ने ये बात को बता दिया कि ये सरकार सही से काम नहीं कर रही है। अब ये सोच लीजिए कि जिसको RBI का गवर्नर अपॉइंट किया गया डिमोनेटाइजेशन के समय पे, वो अभी सरकार खत्म होने से पहले रिजाइन करके जा रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे पर्सनल रीजन। अरे भाई, पर्सनल रीजन क्या होते हैं? अब आप देख लीजिए कि जिस तरह से अभी CBI के डायरेक्टर को, अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद उन पे FIR कर रहे हैं CBI के नंबर 1, जो कि मोदी जी के बहुत करीबी माने जा रहे हैं। संस्थाओं को इस सरकार ने खत्म करके रख दिया। CBI का एक ऐसा होता था कि अगर कहीं पे अगर आपने बात कर दिया कि CBI इस केस में होनी चाहिए, तो उसमें सरकारें भी घबराती थी, देश का प्रधानमंत्री भी घबराता था, प्रदेश का मुख्यमंत्री घबराता था। अब CBI का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस तरह से देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जनता को ये बताते हैं कि भाई देश में कुछ सही नहीं चल रहा है। RBI को देख लीजिए, किस तरह से RBI को बर्बाद करने की कोशिश की गई कि वहां से जो है जो धन है इस देश का, ठीक है, जिसपे पूरे देश की इकोनॉमी चल रही है, उसको मांगने का काम कर रही है। तो संस्थाओं को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। आते हैं आप पर फिर से कि ऐसा देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार तो बेगूसराय से वो इलेक्शन लड़ेंगे। क्या आपको भी 2019 या 2020 में जो बिहार में इलेक्शन, देखिए, जो लोग भी इस बार जो है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारा पूरा समर्थन है उनको, ठीक है, और मैं पूरी बात कर रहा हूँ, हमारा पूरा समर्थन है उनको, और हमारी जो है शुभकामनाएं उनको। अगर कन्हैया जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी हमारी शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि अगर कभी जरूरत पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए, छात्र राजनीति में हम सब लोग साथ रहे हैं, जहां भी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी प्राण निछावर करने के लिए हम लोग खड़े हैं। हाँ, ठीक है, आप चाहते हैं उनके लिए करें, क्या आप नहीं, उनके लिए नहीं कोई स्पेशल है, ठीक है, ये हर एक छात्र, जो भी छात्र जो है इस वक्त जो क्या नाम है मुद्दों को लेकर जो है आगे आने का काम किए हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किए हैं, वो कहीं भी किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय होते हैं तो हम लोग पूरी तरह से उनका सहयोग करेंगे। 2020 में बिहार के दरभंगा से विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे या? देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है, इस बात को कहना कि देखिए, क्यास तो लगते रहते हैं, लेकिन इस बात को कहना कि मैं 19 का चुनाव लड़ूं या 20 का लड़ूं या आगे लड़ूं, ये बड़ी मतलब कंप्लीटली पॉलिटिकल बात है। अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड भी नहीं हूं अभी तो मैं फिलहाल, तो इसीलिए इस बात को इस वक्त करना मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि पब्लिक लाइफ में हूं, ठीक है, और पब्लिक लाइफ में होने की वजह से, ठीक है, और चूंकि छात्रों का प्रतिनिधित्व हमने किया है, तो लोग कह रहे हैं, अब उनकी बात को जो है उस पर विचार किया जाएगा, जैसा भी सही समय होगा, सही चीजें होंगी तो उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, हमको कोई पड़े नहीं है चुनाव लड़ने से, हम शर्माते नहीं है कि भाई चुनाव, जब तक देश के पार्लियामेंट में इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र नहीं बैठेगा, जब तक इस देश की विधानसभा के अंदर देश का नौजवान, देश का छात्र नहीं बैठेगा, तब तक हमारी आवाज कैसे बुलंद होगी वहां पर। आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आप ये जो बात दोहरा रहे हैं, तो उसमें आपने जवाब दिया था उस इंटरव्यूअर को कि अगर हम जैसे लोग अगर पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो कोई चाय बेचने वाला चला जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, नहीं, मतलब उसमें पढ़े लिखा, हाँ, नहीं, मैं देखिए, मेरा कहने का जो उसमें संदर्भ था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है, और अलग इस तरह से था कि देखिए, इस देश के अंदर आप देखिए, जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ, 1952 में पहला चुनाव हुआ, उससे लेके अभी तक आप देखिए कि जिस तरह से जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप समझिए कि नेता का काम ये नहीं होता है कि भाई किसी की बाइक पकड़ी गई तो SP को कॉल कर दो, बाइक छुड़ा दो, ठीक है, या
आपस में किसी का झगड़ा हो गया तो घर पे बैठ के झगड़ा सुलझा दो। नहीं, ये भी काम है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने ये समझ लिया कि हमारे पार्लियामेंटेरियन का ये काम है। हमारे पार्लियामेंटेरियन का काम कानून बनाना है। अगर कोई कानून जो देश की जनता के लिए सही नहीं है उसको रिव्यू कराना है। अगर कहीं पूरे देश के अंदर संकट आता है उस संकट को किस तरह से दूर किया जाए वो कराना है। देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे तय होगी उस पर चर्चा करनी है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे उस पर चर्चा करनी है। तो ये चर्चा कौन लोग करेंगे? ये चर्चा वो लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि मतलब सिर्फ पढ़े लिखे लोग आए, नहीं, सब तरह के लोग होने चाहिए, हर तरह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर तरह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो अपने आप को ये कहता है कि झोला उठा के चल लूंगा, चाय बेचता था जिसका कोई प्रमाण ना हो। अरे चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, और कोई भी काम करना बुरी बात नहीं है, कोई नीच काम नहीं है, आप कीजिए बिल्कुल। और हम तो आप ये समझ लीजिए कि मैं तो इस देश के अंदर किसी की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं किसी काम करने वाले की, तो चाय बनाने वाले की इज्जत करता हूं, क्योंकि भाई दिन भर में मैं कम से कम 10 कप चाय पीता हूं, ठीक है, और चाय नहीं पीऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाता हूं। तो इस वजह से आप देख लीजिए, तो मेरे सामने तो चाय वाले की इज्जत बहुत है, लेकिन उस चाय वाले की नहीं है वो जो झूठ बोलता हो कि हमने चाय बेची है, जो ये बोले कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। बहुत बहुत खूब आपने चाय वाला का बात किया। अब आते हैं फिर से एमयू की तरफ। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो अभी हुआ है, जबकि आप खुद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा था अनआर्ट्स में, वहाँ आपने शायद उस प्रोटेस्ट को कवर भी किया था, इंटरव्यू भी लिया था हमारा। इंटरव्यू आपके लिया था। लेटेस्ट जो इंटरव्यू हुआ मतलब कि कंट्रोवर्सी हुआ है अभी एमयू में, और जिस तरह से सेडिशन का चार्ज लगा है, अब सभी आ रहा है कि वह पूरी तरह से सेडिशन का जो चार्ज लगा उसे हटा लिया गया है। इससे आप कैसे देखते हैं कि ये स्टूडेंटों को खासतौर पर एमयू को बदनाम करने के लिए और आपको भी बदनाम करने के लिए एक साजिश चल रही है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा इसको संजीदगी के साथ कि ये सेडेशन चार्ज क्या कोई खेल है? नहीं। जो रासों का जो लगाते हैं, एनएसए जो लगा रहे हैं ये अलग अलग लोगों पे, ठीक है, कहीं सेडेशन, कहीं कुछ चार्ज, इस तरह के चार्ज जो गंभीर आरोप हैं जो छात्रों के ऊपर लगाए जा रहे हैं या उन लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं जो सरकार से जो है सवाल पूछते हैं, क्या ये जायज़ है? देखिए, छात्र कैंपस में आता है पढ़ाई करने के लिए। अगर कोई चीज़ ऊंच नीच होती है यूनिवर्सिटी प्रशासन से, वो जाता है अपनी डिमांड रखता है, अपने डिमांड को सॉल्व कराता है। अगर उसको लगता है कि सरकार के कोई फैसले हैं जो उसके खिलाफ हैं तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाता है, प्रोटेस्ट करता है। उसके ऊपर कहीं भी सेडेशन चार्ज लगाना जायज है? बिल्कुल नहीं है। सेडेशन चार्ज एक ऐसा कानून है, एक दकियानुसी कानून है, एक ड्रैकोनियन लॉ है, जिसका इस्तेमाल जो है अंग्रेज करते थे आजादी की लड़ाई को सप्रेस करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुष के ऊपर सेडेशन चार्जेस को लगाया जाता है, भगत सिंह जैसे महापुरुष के ऊपर जो है वो सेडेशन चार्जेस को लगाया जाता है। इस तरह के चार्जेस योगी सरकार और मोदी सरकार ने हम जैसे मासूम छात्रों पे लगाई है। अब मैं मासूम इसलिए बोल रहा हूं कि उसी दिन आपने मेरा इंटरव्यू लिया था जामिया मिल्लिया के अंदर, मैं प्रोटेस्ट में था, उसी दिन जो है या उसके अगले दिन जो है मेरे ऊपर जो है इस सेडेशन के चार्ज लगा दिए गए और ये कहा गया, एफआईआर में ये लिखा गया कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो अब आप सोच लीजिए कि पुलिस किस तरह से शासन के तलवे चाट रही है कि वो ये भी वेरीफाई नहीं करती कि कौन सा व्यक्ति मौके पे मौजूद है। मैं तो हूं ही नहीं, शहर में ही नहीं हूं, मैं शहर से बाहर हूं। ऐसा भी तो है कि हम आते हैं, ऐसा भी है कि ये केस उल्टा पड़ जाए उनके लिए। देखिए, उल्टा कब पड़ेगा? ये सब लोग वैसे लोग हैं जिनको संरक्षण मिला हुआ है महामहिम योगी जी का, जो अपने आप को योगी तो कहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, ठीक है। जब संरक्षण मिलता है तभी वो कैंपस की तरफ आते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं, कट्टे तमंचे से गोली चलाते हैं और भाग जाते हैं, और भाग के सीधा सीधा उसके बाद सेडेशन चार्ज एफआईआर कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे बस, बिहार में जो महागठबंधन देख रहे हैं आप, और यूपी में जो आप जो गठबंधन देख रहे हैं माया और अखिलेश का, इस बीच में क्या समझ रहे हैं कि क्या ये इस तरह का गठबंधन बीजेपी को रोक सकता है? और इसमें जिस तरह से अभी एमयू से आवाज़ निकला कि इसमें इस गठबंधन में मुसलमानों की कुछ ज़्यादा सीट वगैरह नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि जो गठबंधन हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, और जो अखिलेश जी और मायावती जी का जो गठबंधन है, मैं ये मानता हूँ कि ये गठबंधन कहीं ना कहीं जो है वो कारगर साबित होगा और बीजेपी को एक कड़ी चुनौती देगा। क्योंकि पिछले इलेक्शन का जो डेटा है, अगर आप उसको देखिए तो कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि अगर 2-3 पार्टीज के अगर वोट को अगर कैलकुलेट किया जाए, मिलाया जाए, तो कहीं फार आगे जाती ये क्या नाम है बीजेपी के लोगों से। तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक ये कहती है
ठीक है, कि इस गठबंधन का फायदा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी और बिहार के अंदर भी कहीं ना कहीं। लेकिन इस स्पेशली खास तौर पर यूपी में जो इलेक्शन मतलब कि गठबंधन हो रहा है माया और अखिलेश का, इसमें कांग्रेस का ना होना कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए? देखिए मैं ये मानता हूं कि चूंकि देखिए ये दोनों रीजनल पार्टीज हैं, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। रीजनल पार्टी का एक अपना रोल होता है, नेशनल पार्टी का एक अपना रोल होता है, लेकिन कांग्रेस की जमीन अभी उतनी मजबूत भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अभी आप देखिए कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी अभी आई हैं, उन्होंने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश, खासतौर से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, तो मैं ये मानता हूं कि इसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा और इसका असर जो है वो बीजेपी को खतरनाक नुकसान देगा, ये जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ जो एसपी बीएसपी का जो गठबंधन है, ठीक है, उस गठबंधन का जो रोल है वो भी काफी मुझे पॉजिटिव दिखता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल मिला जुला के ये बात है कि आप ये समझिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम बीजेपी की 50 सीटें तो कम होंगी, कम से कम 50 सीटें तो यहां से कम होंगी और आपको बिहार से भी अच्छी खासी सीटें जो है इनकी कम होंगी। और साथ ही साथ देखिए जो एसपी बीएसपी का जो गठबंधन है और जो कांग्रेस है और इधर बीजेपी है, तो कई जगह मुकाबला जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक रहेगा, त्रिकोणीय भी रहेगा। और अब देखिए कि जनता को फैसला करना है किस तरह से होगा। जहां तक इसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी ऐसी हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम की तो पार्टी है नहीं ऐसी। मुसलमान सारे पार्टी से जुड़े हुए, चाहे वो एसपी से जुड़े हों, चाहे वो बीएसपी से हो, चाहे वो आपको क्या नाम है कांग्रेस से हो, अलग अलग पार्टी से, बिहार के अंदर अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो सिचुएशन हमारे साथ हिंदुस्तान के साथ जो घटना घटी, पुलवामा जो अटैक हुआ, और क्या मानते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं कि इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी इस तरह का हमला हो गया और हमारे दिस इज द कंप्लीट फेल्योर ऑफ द इंटेलिजेंस। ठीक है, जब इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी कि क्या नाम है इस तरह के कुछ क्या नाम है चीज़ें हो सकती हैं, कुछ का मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिपोर्ट किया गया, खैर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, वो क्या नाम है एडवाइजरी भी निकाली गई उसकी, उसके बावजूद इस तरह की घटना कंप्लीट फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है। और उससे भी अफसोस की बात यह है, उससे भी अफसोस की बात यह है कि वो लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं सेना के तमाम जवानों को, सीआरपीएफ के तमाम जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए जो है अपनी जान को निछावर कर दिया। और साथ ही साथ मैं मोदी जी को यह भी याद दिलाऊंगा कि एक के बदले 10 की बात, एक के बदले 10 हाँ, एक के बदले 10 की बात 40 के बदले 400 की बात कब होगी? मैं पहला सवाल तो उनसे ये करता हूं। साथ ही साथ ऑल पार्टी मीटिंग जब होती है यहाँ पे कंडोलेंस के लिए, तो मोदी जी हवाई चक्कर काट रहे होते हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे होते हैं। एलिगेशन भी है कि वो फिल्म शूटिंग कर रहे थे। एलिगेशन क्या, ये तो हकीकत है, फोटोज भी आउट हो चुकी है, एलिगेशन थोड़ी है, ये तो सही बात है, सही कह रही है कांग्रेस बिल्कुल कि क्या नाम है फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वहां पे। तो अब देख लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री वो कंडोलेंस मीटिंग में नहीं बैठ पा रहा, ऑल पार्टी कंडोलेंस मीटिंग में पुलवामा के अटैक के बाद, और जिस तरह से उसके बाद कश्मीरी के ऊपर जो है पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो अटैक्स हुए उनको कंडेम करने के लिए जब सारी पार्टी के लोग बैठे तो प्रधानमंत्री जी रफू चक्कर थे, पता नहीं बैग उठाए झोला उठाए कहाँ चल दिए। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मई के बाद झोला उठा के किस देश में भागने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खासतौर पर जामिया वर्ल्ड से बात करने का, और देखते हैं कि आने वाला समय में किस तरह से देश का निज़ाम जो बदलेगा और झोला किसे उठाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ खासतौर पर बात करने के लिए मशकूर अहमद उस्मानी, जो कि इनसे खासतौर पर बात हुआ और देश की हालात के बारे में बात हुआ। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड।